बच्चों क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ NH2 बाय एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप के जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप को जनरल रिप्रेजेंटेशन R होता है, वैसे एल्काइल ग्रुप के क्या होते हैं, जैसे मिथाइल हो गया, एथाइल हो गया, एक्सेट्रा। तो NH2 के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके हम एल्काइल ग्रुप्स लगा दें, उसी को क्या बोला जाता है, एल्काइलेशन बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एमीन है, इसका नाम है मिथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल एमीन इसका नाम है, और मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दूं। CH3Cl से कराने के बाद यहाँ से आप HCl रिमूव कर दीजिए, यहाँ से -HCl कर दीजिए, यहाँ से H हटा दो और इधर से Cl हटा दो। तो HCl रिमूव कर दिया। HCl रिमूव करने के बाद अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा CH3NH, वो हमने लिख दिया CH3NH। क्लियर है, और उसके बाद फिर यहाँ बच गया CH3, वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो प्राइमरी एमीन थी CH3NH2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी एमीन में, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, NH। क्लियर है। अगर आप नाम की बात कर रहे हो तो इसका नाम हो गया N मिथाइल, मैं लिख देता हूँ N मिथाइल, क्योंकि ये CH3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल, ये ब्रांच हो गई N मिथाइल। और उसके बाद पेरेंट चेन का जो नाम होगा, दिस इज योर पेरेंट चेन, एक कार्बन की पेरेंट चेन है, तो मीथेनेमाइन। ठीक है, उसी तरीके से चाहो तो सेकेंडरी एमीन, जो हमारा ये सेकेंडरी एमीन बना है, इसी से और अगली रिएक्शन हम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे CH3NH CH3। क्लियर है, इसकी फिर वापस से हम CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं, तो अब की बार फिर से वापस से यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद ये हमारा टर्सरी एमीन बन जाएगा, ये बन गया टर्सरी एमीन, और यहाँ से HCl रिमूव हो गया। क्लियर है, दिखाई दे रहा है यहाँ। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर आपकी दो ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई। तो ब्रांच का नाम हो गया N, डाई मिथाइल, ये तो ब्रांच के नाम हो गए N, डाई मिथाइल। फिर पेरेंट चेन हमारी ये है एक कार्बन की, तो उसके लिए लिख देंगे मीथेनेमाइन। ठीक है, तो एल्काइलेशन आप सभी के समझ में आ गया होगा। एल्काइलेशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी अमीन किसमें कन्वर्ट हो पा रहा है, टर्सरी अमीन में। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए एल्काइलेशन की तरह ही एक और रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन का नाम एसाइलेशन है। और एसाइलेशन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हो जाते हैं एसाइल ग्रुप से। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है
रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स of primary and secondary amines by acyl group। ठीक है, acyl group क्या होता है? COR जो ग्रुप होता है COR, जैसे कि COR का मतलब COCS3 COC2H5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन्स के हाइड्रोजन एटम को एसाइल ग्रुप से रिप्लेस करा दें तो वो कहलाता है एसाइलेशन। यहाँ सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी है, टर्सरी नहीं आएगा, क्योंकि टर्सरी एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड नहीं होता। अब एक एग्जांपल जो है एसाइलेशन रिएक्शन का, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल जैसे कि C2H5 NH2 और इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl से करा दी। क्लियर है? इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। क्लियर है? और यहाँ पर हमने बेस ले लिया एक पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन इज अ बेस। ठीक है, बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ही यहाँ से एक एसिड मॉलिक्यूल यानी HCl रिमूव हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में एक एसिड मॉलिक्यूल HCl को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, H और Cl। ये रिमूव होने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? C2H5NH ये बच गया, और उसके बाद यहाँ क्या बच गया? COCH3 और HCl हो गया आपका साइड प्रोडक्ट जो रिमूव हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है ये एमाइड कहलाता है, क्योंकि जिसमें CONH एज अ फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसको एमाइड्स कहते हैं। रही बात नाम की, तो यहाँ पर C2H5 ब्रांच है और ये ब्रांच नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो N-इथाइल ये तो हो गया ब्रांच का नाम। क्लियर है? अब रही बात पेरेंट चेन की, तो ये हमारी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के अंदर 2 कार्बन है, तो इथेनेमाइड। एमाइड सफिक्स होता है CONH का, जो IUPAC नेमिंग में जोड़ता है, तो इसका नाम हो गया N-इथाइल इथेनेमाइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि C2H5NH2 की रिएक्शन जब CH3COCl से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine इज अ बेस, तो बेस की प्रेजेंस में एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है एक एमाइड जिसका नाम है N-इथाइल इथेनेमाइड। अब देखिए यहाँ ये मैंने एग्जांपल आपके सामने जो है किसका लिया था? प्राइमरी एमीन का लिया था, C2H5NH2 का। अब हम एक एग्जांपल सेकेंडरी एमीन का भी ले लेते हैं, वो हो गया दिस इज सेकेंडरी एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH, और इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही इस रिएक्शन में भी एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपको वापस से एक और एमाइड मिलेगा। ठीक है, ये एमाइड मिलेगा किस तरीके से? यहाँ से HCl निकालने के बाद COCH3 मैंने यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N-N डाइइथाइल। क्लियर है? उसके बाद ये हमारी पेरेंट चेन है, 2 कार्बन है इसके अंदर, तो ये हो गया इथेनेमाइड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? चलिए अब देखिए एक और रिएक्शन समझ लेते हैं। एक और रिएक्शन समझ लेते हैं। देखिए अब की बार हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास
C2H5NH2 है, प्राइमरी एमीन है। और अब की बार हम CH3COCl की जगह हम रिएक्शन करा देते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH3CO का होल ट्वाइस O से, यानी ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? और ये हो गई हमारी प्राइमरी एमीन जिसका नाम हो गया इथेनेमाइन। क्लियर है? तो बस इतना चेंज कर रहे हैं कि CH3COCl की जगह यानी एसिटिल क्लोराइड की जगह हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है। और एसिटिक एनहाइड्राइड लेने के बाद अब यहाँ से क्या चीज रिमूव होगी? और यहाँ से रिमूव होगा CH3COOH, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद हमने क्या रिमूव कर दिया? हमने रिमूव कर दिया CH3COOH। अब यहाँ क्या बच जाता है? यहाँ बच जाएगा C2H5NH और उससे अगेन क्या जुड़ जाएगा? COCH3, C2H5NH COCH3। इसकी IUPAC नेमिंग मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो इन सभी रिएक्शंस में क्या चीज कॉमन आपको देखने को मिल रही है कि एमीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उनको रिप्लेस करके एक एसाइल ग्रुप आ जाता है। अब मान के चलिए एक और रिएक्शन समझ लेते हैं कि यहां ले लेता हूं मैं CH3NH2 और इसकी रिएक्शन हमने C6H5COCl से करा दी। इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है? तो अब कैसे होगी ये रिएक्शन? तो यहाँ से अगेन आप क्या करोगे? HCl रिमूव करा दोगे, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl रिमूव कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? CH3NH COC6H5 प्लस HCl। अब इसका नाम, इसकी IUPAC नेमिंग जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो ब्रांच है CH3 है और वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो गया N-मिथाइल। ठीक है, उसके बाद ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, इस पेरेंट चेन का नाम होगा बेंजामाइड। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो गया N-मिथाइल बेंजामाइड। क्लियर है? अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, और जो बोर्ड में लगभग आती ही रहती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है ये। और इस रिएक्शन का नाम है कार्बोलैमीन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन नंबर 3 कार्बोलैमीन रिएक्शन, और इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अभी बताऊंगा इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ओनली प्राइमरी एमीन्स एंड एनिलीन गिव दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को सिर्फ प्राइमरी एमीन और एनिलीन देते हैं। क्लियर है? सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स नहीं देते, इसलिए प्राइमरी एमीन्स को सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से डिफरेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन is used to differentiate primary amines from secondary and tertiary amines. Hence, this reaction is also known as isocyanide test. ठीक है,
आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर है? अब देखिए रिएक्शंस क्या होंगी इसके अंदर, वो समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये कोई प्राइमरी एमीन है RNH2 और इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपको एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलेगा। फाउल स्मेलिंग का मतलब एक गंदी बदबू वाला प्रोडक्ट मिलेगा जो आइसोसाइनाइड कहलाता है, यानी फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है? आइसोसाइनाइड किसे कहते हैं? आइसोसाइनाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप NC पाया जाता है। NC फंक्शनल ग्रुप को आइसोसाइनाइड भी कहते हैं और कार्बेल एमीन भी कहते हैं। क्लियर है? और इसकी फाउल स्मेल होती है। फाउल यानी बहुत गंदी बदबू होती है। फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है और जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं 3KCl प्लस 3H2। इस तरीके से ये रिएक्शन आप जो है एमीन्स के लिए एनिलीन्स के लिए भी कर सकते हो। मान के चलिए आपको एनिलीन दिया और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराओगे। ठीक है? तो यहाँ भी आप देखोगे कि NH2 की जगह पर क्या आ जाएगा? NC फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा प्लस 3KCl प्लस 3H2। क्लियर है? तो सिर्फ प्राइमरी एमीन या एनिलीन इस रिएक्शन को देते हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते। इस वजह से इसको हम एज अ आइसोसाइनाइड टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। यानी अगर हम एमीन्स की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएं तो क्या बनेगा? ठीक है? अब देखिए चौथी रिएक्शन है। चलिए चौथी रिएक्शन पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड होता है HNO2। HNO2 को नाइट्रस एसिड बोला जाता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से HNO2 को हमेशा हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है? और तुरंत बनाना होता है क्योंकि ज्यादा देर तक HNO2 नहीं रह सकता क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो फ्रेशली कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब NaNO2 की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस HNO2 बनता है। तो कहीं कहीं मैं नाइट्रस एसिड जब बोलूंगा तो नाइट्रस एसिड की जगह पर NaNO2 प्लस HCl लिख दूंगा, यानी इसका मतलब नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर तक बना नहीं रह सकता लेबोरेटरी के अंदर। क्लियर है? तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में भी सबसे पहले हम देखेंगे विद एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। ठीक है? और फिर देखेंगे विद एनिलीन। क्लियर है? यानी नाइट्रस एसिड प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है और एनिलीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो देखिए मेरे पास कोई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है RNH2 और इसकी रिएक्शन मैंने नाइट्रस एसिड से करा दी, HNO2 से करा दी। ठीक है? एरो पर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है NaNO2 प्लस HCl। क्लियर है? NaNO2 प्लस HCl लिखा होने का मतलब ये HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्लियर है? तो क्या होता है कि यहाँ पर एक डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होगा। ठीक है? डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? डाइएजोनियम सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर डाइएजो ग्रुप पाया जाता है। डाइएजो ग्रुप N2 पॉजिटिव को डाइएजो ग्रुप कहा जाता है।
तो जब हम प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा और जो तुरंत डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, प्लस N2 और Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो अगर मैं बीच वाले स्टेप को हटा भी दूं तो ये बात हमारे क्लियर हो जाती है कि अगर प्राइमरी एमीन की HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें एज अ मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। क्लियर है। लेकिन अगर एनिलीन की रिएक्शन हमने कराई HNO2 से, NaNO2 प्लस HCl, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये 2HCl लगा दीजिए। लेकिन यहाँ लो टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर है। लो टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास का लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आपको एक डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट जिसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो अगेन ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। इसलिए अगर आप चाहते हो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बने तो टेम्परेचर आपको जो है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी आइस कोल्ड सॉल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, जबकि एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्लियर है। अब यहाँ बच्चों को एक बात समझ में आ रही होगी कि जब यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट बना था तो वो अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट जो बना है वो स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, उसे हम अगले सेक्शन में बताएंगे कि एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड स्टेबल क्यों है जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल क्यों है। उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में। फिलहाल तो आप एक चीज और समझ लीजिए, ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है, इस सेकंड वाली रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, सेकंड वाली रिएक्शन। चलिए अब हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 4। सॉरी, रिएक्शन नंबर 5, जो भी है 4 या 5। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रीजेंट। रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रीजेंट। अब यहाँ पर जो हिंसबर्ग रीजेंट है वो क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। अगर पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हिंसबर्ग्स रीजेंट, या इसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, C6H5SO2Cl। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी एमीन्स हिंसबर्ग रीजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ किस प्रकार रिएक्शन करती हैं। क्लियर है, मैं एक बार इसको मिटा के ऊपर से ही लिख देता हूं। ठीक, हाँ जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो कोई भी एक प्राइमरी एमीन कंसीडर कर लेते हैं और वो हमने कंसीडर कर ली C2H5NH2। ठीक है,
ये हमने प्राइमरी अमीन कंसीडर कर ली C2H5NH2, ठीक है। और उसकी रिएक्शन हमने हिंसबर्ग्स रिएजेंट से करा दी, यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करा दी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, और HCl रिमूव होने के बाद यहाँ आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो सल्फोनेमाइड कहलाता है, सल्फोनेमाइड कहलाता है, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, साइड प्रोडक्ट हो गया HCl, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम सल्फोनेमाइड कहेंगे। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ C2H5 यहाँ पर ब्रांच है, C2H5 इज ब्रांच, और ये ब्रांच नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे हम N-इथाइल, ठीक है। N-इथाइल ये हो गई हमारी ब्रांच। अब बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, क्लियर है, वो हमारी पेरेंट चेन है, PC पेरेंट चेन है, क्लियर है, और उसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्लियर है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका नाम हो गया N-इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो ये हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक इन नेचर, यानी ये जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा। यहाँ पर आपको जो ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा। अब ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि ये जो पूरा NH है वो NH SO2 से जुड़ा हुआ है। SO2 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे पूरी करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, और इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये पूरा कंपाउंड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये पूरा कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और इसी वजह से इट इज सॉल्युबल, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन बेस एंड सॉल्युबल इन बेस लाइक KOH, क्लियर है। क्योंकि ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है इसलिए ये बेस के अंदर सॉल्युबल होता है, सबको पता है एसिड इज सॉल्युबल इन बेस, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन्स की, कि सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने सेकेंडरी एमीन से करा दी, दिस इज सेकेंडरी एमीन, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे ऊपर हुआ है इस रिएक्शन में, सेम यहाँ से क्या रिमूव कर दोगे, यहाँ से रिमूव कर दिया आपने HCl रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो अगेन सल्फोनेमाइड होगा। अब देखिए ये जो सल्फोनेमाइड बनेगा उसकी मैं IUPAC भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सल्फोनेमाइड बना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये ब्रांचेस हैं, ये दोनों ब्रांचेस हैं और नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसको लिखेंगे N, डाईइथाइल, N, डाईइथाइल, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला सेक्शन बच गया, ये हमारी पेरेंट चेन है, इसको लिख देंगे बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्लियर है। अब आप देखिए इस पूरे कंपाउंड के अंदर
इस पूरे कंपाउंड के अंदर मुझे देखकर बताइए कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। जैसे यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, क्या यहाँ इस नाइट्रोजन पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो आप कहोगे कि इसके अंदर नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का एब्सेंट होने का मतलब ये हुआ नॉट सॉल्युबल इन बेस, नॉट सॉल्युबल इन बेस। यानी प्राइमरी एमीन्स की हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराई थी, तब जो सल्फोनेमाइड बना था वो, अरे बात नहीं करें, वो सॉल्युबल होता है बेस में, जबकि जो सेकेंडरी एमीन के साथ जो सल्फोनेमाइड बना था वो नॉट सॉल्युबल इन बेस, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का नहीं होता। क्लियर है? अब यहीं पर मैं आपकी टर्सरी एमीन से रिएक्शन कराता हूं, टर्सरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं और टर्सरी एमीन के साथ जो रिएक्शन होगी वो चेक करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा हिल्सबर्ग रिएजेंट और हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन टर्सरी एमीन से कराई। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ कोई रिएक्शन होगी? आंसर है नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो HCl कहाँ से रिमूव करोगे? तो आप देख रहे हो कि हमारी जो तीनों कैटेगरी की एमीन है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये तीनों कैटेगरी की एमीन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही हैं। प्राइमरी एमीन ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो सॉल्युबल इन बेस है, सेकेंडरी एमीन एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो नॉट सॉल्युबल इन बेस, जबकि टर्सरी एमीन तो हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो तीनों डिफरेंट नेचर शो कर रही हैं, डिफरेंट रिएक्शन शो कर रही हैं, इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शंस थी एमीन्स की वो खत्म होती हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।